नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। तो हेमंत जी को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई आपका। खबर हमने आपको दिखाई थी सदाकत आश्रम। वो सदाकत आश्रम जो भारत की आजादी की लड़ाई का गवाह रहा है। वो सदाकत आश्रम जहां पर कांग्रेस का बिहार का मुख्यालय है, बिहार कांग्रेस का दफ्तर है। उसमें बीजेपी के झंडे लिए गुंडे, उनको गुंडा कहने में रत्ती भर न मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा न एक्सक्लेमेटरी लगाऊंगा। वो गुंडे घुसे, गेट तोड़कर घुसे हैं, विजुअल्स हैं। अंदर खड़ी गाड़ियों को तोड़ा है, शीशे तोड़े हैं, सब विजुअल्स हैं। उन गुंडों को राहुल गांधी ने छोटा सा जवाब भेजा है और उस छोटे जवाब के बाद ये सारे बड़े गुंडे गायब हो गए। कोई नजर नहीं आ रहा है। अब राहुल गांधी को नैतिकता सिखाने के लिए बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सामने आए। वो नैतिकता सिखा रहे हैं, वो शब्दावली सिखा रहे हैं, वो भाषा सिखा रहे हैं। हालांकि बोल रहे हैं कि मैं किसी को एड्रेस नहीं कर रहा हूं, मतलब राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी को एड्रेस नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिना एड्रेस की चिट्ठी भेज रहे हैं। ये कलाकार हैं, लोग कुछ भी कर सकते हैं। बिना एड्रेस, किसी को एड्रेस नहीं कर रहे, लेकिन चिट्ठी दनादन भेज रहे हैं। हमले में बीजेपी का एक कैबिनेट मंत्री भी शामिल था और अगुवाई कर रहा था, ये भी खुलासा हुआ है। कांग्रेस ने दरअसल इस पूरे के पूरे खेल को पकड़ लिया है और इस खेल में बीजेपी ही उलझ गई है। इस वक्त जो दांव चलती है बीजेपी, सब उल्टा पड़ रहा है, लेकिन आदत से बाज नहीं आते हैं। मैं आपको एक लाइन से खबरें दिखाऊंगा और फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। पहले खबरें फटाफट लेके आइए। पहले राहुल गांधी का जवाब ही दिखा दीजिए, छोटा सा है, लेकिन इस छोटे से जवाब में हालांकि हो सकता है आज के दौर के 2014 के बाद जो लोग आजाद हुए हैं, जिनको आजादी 2014 में मिली है, वो लोग शायद इस छोटे संदेश के बड़े मायने न समझ पाए। लेकिन इस छोटे से संदेश में गांधीयन थॉट छिपा हुआ है, जिस पर रिसर्च करने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज अलग डिपार्टमेंट बनाई है इस छोटे से 4 लाइन में। तो इसलिए 14 के बाद आजादी जिनको मिली है वो नहीं समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल, इन तीनों के ज्ञान से काम नहीं चलता है। राहुल ने लिखा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट, आगे चलिए। आगे जो मैंने कहा था कि कैबिनेट मंत्री एक बीजेपी का वो लीड कर रहा था, ये केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव हैं। उनका ट्वीट है, हमारी वोटर अधिकार यात्रा की बढ़ती लोकप्रियता और उनके खिलाफ बढ़ते जन समर्थन से बौखला कर भाजपा ने एक बार फिर हमें डराने धमकाने के लिए अपने गुंडों को आगे किया है। पटना स्थित हमारे बिहार प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम पर एक मौजूदा कैबिनेट मंत्री और अन्य भाजपा नेताओं के नेतृत्व में हमला एक कायरतापूर्ण कृत्य है और यह हमें एसआईआर के नाम पर चल रही व्यापक वोट चोरी का पर्दाफाश करने से नहीं रोकेगा। भाजपा को अपने पतन और बिहार की जनता के बढ़ते आक्रोश का आभास हो गया है और उसकी हताशा की कोई सीमा नहीं है। किसी पार्टी कार्यालय पर हमला करना राजनीतिक हिंसा का सबसे विकृत रूप है और इसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और भाजपा द्वारा इस पैमाने पर की गई बर्बरता उसके असली चरित्र को उजागर करती है। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को इसकी निंदा और विरोध करना चाहिए और हम प्रत्येक नागरिक से इस निर्लज्ज कृत्य के खिलाफ एकजुट होकर विरोध करने का आह्वान करते हैं। बिहार पुलिस को इस अपराध के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए तथा इस गुंडागर्दी का नेतृत्व करने वाले मंत्रियों और नेताओं को गिरफ्तार करना चाहिए। आखिरी लाइन में बहुत बड़ा टास्क दे दिया वेणुगोपाल ने, ज्यादा बड़ा टास्क दे दिया है, ये टास्क नहीं मैनेज कर पाएगी बिहार पुलिस। खैर, हम आज के कार्यक्रम में इस चर्चा में आपको सुनवा नहीं सकते, मजबूरी है, कुछ तो सुनवा देंगे, कुछ नहीं सुनवा सकते, लेकिन याद दिलाएंगे प्रेम शुक्ला ने
राहुल गांधी के आधिकारिक प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां को क्या कहा था, याद कर लीजिएगा। बस जिनको जिनको याद होगा वो रिमाइंड कर लेंगे, और जिनको नहीं याद होगा चले जाएंगे एक्स पर, मस्क के एक्स पर सब मिल जाता है। आप खाली प्रेम शुक्ला, सुरेंद्र राजपूत और मां लिखिएगा, सब आ जाएगा। अपनी कानों से सुनिएगा, उससे घटिया कुछ हो ही नहीं सकता। और वो प्रेम शुक्ला आज भी टीवी पर बैठ करके मोदी को विश्वगुरु बताता है। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार हो जाना चाहिए था। गिरफ्तारी और रफ्तारी से बहुत छोटा हम मानते हैं सामाजिक बहिष्कार, क्योंकि जो मां को लेकर, बहन को लेकर ऐसे शब्द बोले, वो समाज में रहने लायक नहीं है, वो सामाजिक प्राणी नहीं है। वो इस समाज में जहां रहेगा गंदगी फैलाएगा। लेकिन वो पूरे शान से एकदम कलफ लगा कुर्ता पहन करके बैठता है और बाकायदे वही रोज टीवी पर भाषण देता है और उसको बुलाया भी जाता है सम्मान के साथ। उसके अलावा शुभेंदु अधिकारी को सुनवाएंगे, राहुल गांधी को उन्होंने क्या बोला है वो शब्द हम सुनवा नहीं सकते, उसको बीप करके, लेकिन आगे सुनवाएंगे हम। शुभेंदु अधिकारी, मैं किसी जो है राम खिलावन और उसकी नहीं बात कर रहा हूं, फरीद और सुलेमान की। मैं शुभेंदु अधिकारी, जिसे बंगाल में हिमंता बिस्वा शर्मा बनाने के लिए अमित शाह और मोदी लाए थे, उस शुभेंदु अधिकारी की बात कर रहा हूं। बंगाल में कभी सत्ता अगर आ गई भाजपा की, तो जिसे मुख्यमंत्री बनाने के लिए इंपोर्ट किया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, उस शुभेंदु अधिकारी बयान की बात कर रहा हूं, वो भी सुनवाएंगे। और जिस पर बवाल मचा है, अब तो कहा जा रहा है, हालांकि मैं अभी तक मैं दरभंगा भी कांटेक्ट किया, पुष्टि नहीं हो पाई, चर्चा ये भी हेमंत भाई है, पुष्टि नहीं है लेकिन चर्चा है और सोशल मीडिया पे पटा पड़ा है कि जिसने मोदी, मैं उसका पुरजोर, मैं तो कहता हूं फांसी पर लटका देना चाहिए अगर किसी मां के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करता है। वो नरेंद्र मोदी जी की मां हो, वो राहुल गांधी की मां हो, वो करना चाहिए। लेकिन जिसने वहां पर अपशब्द कहे, गाली दी, बताया जा रहा है, जो चर्चा है सोशल मीडिया पर, कि वो भाजपा से उसका कुछ कनेक्शन है, ये भी कहा जा रहा है। मैं पुष्टि करने की कोशिश कर रहा हूं, वहां के लोकल पत्रकारों से बातचीत भी कर रहा हूं, लेकिन अब तक पुष्टि नहीं हुई, इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसी चर्चा है। तो एक तरफ ये बात हो गई, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि मां को कोई कुछ बोले, लेकिन राहुल गांधी की मां को एक कला है कि बिना नाम लिए खेलने वाली आदत। कांग्रेस की विधवा कौन है बता, मैं तो आज भी चाहता हूं मोदी जी बताएं कांग्रेस की विधवा का नाम, एक बार नाम जारी कर देना। जर्सी कौन है, जर्सी गाय का हाइब्रिड बछड़ा कौन है? ये शब्दावली इतना भयंकर टाइप का, मतलब व्यंग ऐसे नहीं किया जा सकता है, और ये व्यंग नहीं होता है। व्यंग है तो हरिशंकर परसाई है, लेकिन हरिशंकर परसाई बोलने के लिए टीपी की जरूरत पड़ेगी, टेलीप्रॉम्प्टर पर है तो हरिशंकर परसाई नाम भी पढ़ पाएंगे ये। कभी हरिशंकर परसाई को पढ़ना व्यंग अगर करना है किसी पे तो है। लेकिन देश है, सत्ता में जो है, बस सत्ता में बैठे लोगों की मां की इज्जत है, बहन की इज्जत है, बेटी की इज्जत है। उन 30%, 25% लोगों की इज्जत है जो समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। बाकी देश के 65-70% लोगों के माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं है क्या? खैर, मैं आगे, हो गया टाइम, मैं पहले कुछ सुनवा करके फिर चलता हूँ, पार्ट वाइज दिखाएंगे आगे, शुभेंदु अधिकारी वगैरह सबको सुनवाएंगे। जरा अगला अगला लाइए, तुरंत प्ले करिए। आज देश का लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी ने कलंकित कर दिया है, काला अध्याय लिख दिया है। सारा दृश्य दिखाई दे रहा है। मैंने बात भी की है सदाकत आश्रम, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडों के रूप में सदाकत आश्रम का गेट तोड़कर घुस गए अंदर, जो हमारा कांग्रेस का मुख्यालय है। वहां खड़ी ट्रक, वहां हमारे कारें, जीप, हमारा भवन, उसमें हिंसा की, तोड़फोड़ की। यही नहीं,
जो कांग्रेस का कार्यकर्ता मिला उसे लहू लहान कर दिया, जिसमें बुजुर्ग कार्यकर्ता भी। ये वही सदाकत आश्रम है जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करके शांतिपूर्वक लड़ा था और देश को आजादी दिलाई थी। ये वही सदाकत आश्रम है जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद ने, जिन्होंने संविधान स्वीकार किया था, अंतिम सांस ली थी। आज वहां रक्त रंजित कर दिया उन्होंने उस सदाकत आश्रम के पवित्र धरती को भारतीय जनता पार्टी की हिंसा में लिप्त गुंडों ने। सहयोग कौन कर रहा था? बिहार की पुलिस, प्रशासन। याद रखना, उस समय भी कांग्रेस नहीं झुकी थी अंग्रेजों के सामने, तो आज जो अंग्रेजों के उत्तराधिकारी उनके सामने भी नहीं झुकेगी। तो ये नहीं झुकेगी, अब हटाइए, नहीं झुकेगी कांग्रेस। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है, जहां राजेंद्र बाबू ने अंतिम सांस ली, जहां संविधान स्वीकारा, वहां पर ये हो रहा है। ये बताइए लोकतंत्र हमारा कहाँ चल पहुंचा है इतने सालों में, 47 के बाद। हेमंत भाई, अभी बहुत चीजें हैं, दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा थोड़ा सा रुकिए आप हमारे साथ। हेमंत जी इसके लिए काफी सारे उन्होंने भी जो है इस विषय पर तैयारी की है, तो इस विश्लेषण को पहले सुनते हैं, फिर नेक्स्ट हम सुनवाएंगे हम भी, हेमंत जी भी और आप भी। जी हेमंत भाई, कहाँ पहुंचे हैं लोकतंत्र में ये हम? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर गाली देना गलत है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और गाली देना अक्षम्य भी है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस मंच से जो गाली दी गई, जब राहुल गांधी वहां थे, जब तेजस्वी वहां थे, और वहां कोई भी खड़ा होकर के, कोई भी व्यक्ति उस मंच पे जब तक वो नहीं है, उससे पहले कोई भी कुछ कह जाए और फिर उसके लिए माफी मांगे राहुल गांधी और अपने तेजस्वी यादव, तो क्या ये बहुत ही घटिया और ओछी राजनीति नहीं है? जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो उनके सारे चेले कहते हैं, संसद के अंदर संसद के बाहर, उसके लिए माफी नहीं है ना, वो गाली है, वो तो प्रसाद है। और यहाँ कोई आम अदना सा कार्यकर्ता कहीं पर आकर कुछ भी बोल जाए, वो गाली है। और एक सेकंड खाली, यह भी अब तक नहीं सामने आया है कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। बीजेपी से उसके कनेक्शन की चर्चा कांग्रेस का कार्यकर्ता का अब तक नहीं आया। जी, नहीं, उनके मंच पर कौन चढ़ के गाली दे जाए, इसका मुझे और आपको क्या पता, और उनको क्या पता, टिल द टाइम दे आर देयर। सवाल ये है ना, मैं उस पर आ रहा हूं। पटना में कांग्रेस, देखिए वहां पर किसने गाली गलौज की नहीं की, वो सारा जांच का विषय है, वो पुलिस का काम है। जिसने भी की वो अरेस्ट हो गया, बात खत्म, उसका देख लीजिए जो देखना। लेकिन किसी अनजान व्यक्ति की बात को लेकर के पटना के कांग्रेस मुख्यालय पर जो हमला हुआ, तो उसके लिए क्या होगा? गाली का जवाब, गाली है मौखिक हिंसा, और उसका जवाब आप दे रहे हिंसा से, शारीरिक हिंसा से। ये लोकतंत्र है या ये गुंडागर्दी है? और पुलिस खड़ी खड़ी देख रही है। सत्तारूढ़ गठबंधन के भाजपा के नेता, उनके वहां अगर हम दिखा नहीं सकते, यहाँ पर मेरे ख्याल लगता है यूट्यूब की थोड़ी सी पाबंदियां होंगी, जिस तरीके से वो लाठियां भांज रहे हैं, वो भागवत की वही सेना है कि जो 2 दिन के अंदर बॉर्डर पे चाइना को खाली करा देगी, वही सेना थी, अगर आपको ध्यान है। सबसे चिंता की बात क्या है कि जिस मीडिया ने अब तक बिहार में कांग्रेस की यात्रा को आज तक झलक भी नहीं दिखाई, आज वो इस गाली कांड पर सुबह से बहस कर रहा है, लगे पड़े मुंह के पास, और कोई काम नहीं बचा। ना वहां एसआईआर की चिंता है, ना वहां वोट काटने की चिंता है, ना वहां यात्रा की चिंता है, ना वो जो कल 3 आतंकवादी आए थे जिनके एड्रेस भी दिखाए थे आपने, ना उनकी कोई चिंता है। वो अब सब गायब हो गए नैरेटिव से। बेरोजगारी की, महंगाई की, किसानों की हालत की, किसी चीज की कोई चिंता नहीं। चिंता केवल किस बात की है कि किसी अनजान व्यक्ति ने किसी के बारे में कुछ कह दिया और उसके बाद कांग्रेस के सदाकत आश्रम में जाकर के तोड़फोड़ कर दी, गाड़ियां तोड़ दी, लोगों के सिर फोड़ दी। ये नया नॉर्मल है, ये नया लोकतंत्र। ये जितने भी गॉडसे के सारे भक्त हैं, इनको क्या सदाकत आश्रम का, जैसे आपने जिक्र किया, उसका इतिहास पता है? ये भाजपा, ये कांग्रेस पार्टी का केवल ऑफिस नहीं है, ये स्वतंत्रता अभियान का, स्वतंत्रता संग्राम का एक स्मारक भी है। जैसा जिक्र किया है, अंग्रेजों के पिट्ठू, तब संतानों को, उनकी संतान जो थी, उनको कैसे पता होगा कि सदाकत आश्रम का रेलेवेंस क्या है भारत के इतिहास के अंदर, भारत के आजादी के अंदर। और इस सब के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा, वो तो कमाल ही कर दिया, कमाल कर दिया आशीष भाई।
मेरे को ये समझ में नहीं आया कि माननीय अमित शाह जी कहना क्या चाह रहे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली गालियां देने का खुला ताजा निमंत्रण दे दिया एक तरीके से, हाँ। और कहा कि जितनी गालियां दोगे कमल का फूल उतना ही खिलेगा। सोचिए आप, भाई केंद्र के गृह मंत्री हैं, उनको इस सारे घटनाक्रम पे ओवरऑल के भाई वहां हिंसा ना हो, ये सारी चीजें ना हो, जो आतंकी घुसे हुए हैं उसका भी ध्यान रखा जाए, वो कुछ नहीं, सीधा सीधा ये कह, वो कहां पे, असम में कह रहे हैं ये बात कि जितनी गालियां दोगे कमल का फूल उतना ही खिलेगा। पहली बार किसी सत्तारूढ़ दल से ऐसा निमंत्रण आया। निमंत्रण कहेंगे इसको कि जितनी गाली दोगे, यानी कि आप खुश हैं, आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे गालियां दो, यही है ना, कि उतना ही कमल खिलेगा। ये आपको स्वीकार है क्या? इसमें एक और बहुत गड़बड़ी है, और गड़बड़ी क्या है कि अगर गाली देने से कमल खिलता है तो फिर तो अब तो वक्त बदल गया आशीष भाई। पूरे बिहार में देख रहे हो आप 15 दिन से पूरा वक्त बदला हुआ है। अगर गालियां देने से कमल खिल रहा था वो खिल चुका, अब जवाब देने का समय आ गया है, और जवाब आपके पास है नहीं, माफ कीजिएगा जवाब नहीं है आपके पास, इसलिए आप गालियों को उठाए फिर आप सदाकत आश्रम पे हमला कर दिया, पुलिस खड़े खड़े देख रही है। वो समाजवादी नीतीश कुमार क्या करेंगे अब? किस मुंह से अपनी विरासत को किस उस तरीके से याद करना चाहेंगे नीतीश कुमार, जो पिछले 6 महीने में उनके कार्यकाल में जो कुछ हुआ है, उनकी सरकार को कौन चला रहा है उनको पता ही नहीं, उनके प्रशासन का वाली वारिस कौन है, उनकी नीतियों को कौन देख रहा है, उनका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। भाई बिहार के अंदर देश में विपक्ष का नेता एक यात्रा निकालता है, और उनकी पुलिस का क्या रोल है कि यात्रा यहाँ नहीं रुकेगी, रात को यहाँ स्टे नहीं होगा, मोदी जी की यहाँ पे शुगर मिल खुलनी थी, नहीं खुली, तो वो कल वहां पे से मुलाकात करना चाह रहे थे, तो आतंकियों का नाम लेके रूटी बदलवा दिया। ये है नीतीश कुमार का प्रशासन, ये है नीतीश कुमार का चेहरा। इसका बेसिकली क्या है कि जो कुछ हो रहा है, और जिस तरीके से अमित शाह जी ने कहा निमंत्रण के गाली देवा फला, ये आने वाले दिनों में जो गाली का निमंत्रण है वो भारी पड़ सकता है। और ये सबसे ज्यादा भारी किस पे पड़ेगा? मोदी और शाह को छोड़ दीजिए, वो तो ठीक है, एक सिस्टम का वो राज, एक वो चेहरा है, वो एक अलग चीज है। इसका सबसे असर पड़ेगा अडानी और अंबानी, जो उनके मेन फाइनेंसर है। एक बार अगर वो फायरिंग लाइन में आ गए, क्योंकि अब देश को समझ में आ रहा है, आपको ध्यान होगा 17 तारीख को मैंने और आपने एक चर्चा की, क्या चर्चा थी वो, कि मोदी जी लाल किले के अपने भाषण को 72 घंटे में भूल गए, किसानों के साथ वायदा किया था। कल जो उन्होंने क्या किया आपको पता है? जो कपास की जो आयात है अमेरिका से, उस पर जो 11% टैरिफ हटाया था वो सितंबर एंड तक हटाया था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, वो 31 दिसंबर तक हटा दिया। और आप तो कह रहे थे हम तो किसानों के उसका कोई वो नहीं करेंगे किसी भी तरीके। इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ कंप्लीट पॉलिसी पैरालिसिस है, आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं। ये सारा मामला केवल 2 लाइन का आशीष भाई, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। जब आपके पास सवालों के जवाब नहीं होते तब आप इस तरह की नोटंकी रचते हैं। और नोटंकी सवाल, मूल सवाल क्या है? महादेवपुरा के अंदर वोट चोरी हुआ है, हाँ या नहीं, बस। आप महादेवपुरा में आपने राहुल गांधी से एफिडेविट मांग लिया, उसने केवल एक विधानसभा का जिक्र किया, अनुराग ठाकुर ने 35 का किया, उससे एफिडेविट मांग लिया क्या? जो सवाल उठे थे उसका हाँ या ना में कोई जवाब सरकार ने दिया हो, चुनाव आयोग ने दिया हो, केवल ये पूछा। बिहार के एसआईआर पर जो आरटीआई लगाई उसका कोई जवाब दिया क्या इलेक्शन कमीशन ने? एसआईआर को लेके कोई सवाल का जवाब। फाइल मांगी, भाई क्या था इसकी पूरी फाइल दिखा दीजिए, नथिंग। उसके बाद क्या क्या चल रहा है? मोहन भागवत दिल्ली में कहते हैं कि मैं रिटायरमेंट का ही, सुनिएगा, हमारा बीजेपी से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं, ठीक, दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है, 100 साल होने जा रहे हैं। उसके बाद ये गाली वाला प्रकरण, कल आतंकवादी थे, कल कुछ और आ जाएगा, टैरिफ जो आज जापान के अंदर डंका बज रहा है टोक्यो में सुबह से। आप समझिए क्या है? एसआईआर का जवाब नहीं, वोट चोरी का जवाब नहीं, ट्रंप के टैरिफ का जवाब नहीं, चीन की गोदी में जाने का जवाब नहीं। तो उन 4 बातों को बाईपास करने के लिए, साइड स्टेप करने के लिए, सरकमवेंट करने के लिए ये सारा नाटक रचा जा रहा है। बिहार का सारी जनता सड़कों पर आ गई है, ये आप लगातार देखते हैं, बूढ़ा बच्चा बुजुर्ग, और सबकी जुबान पे केवल एक बात। अब सवाल ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी और ये जो महागठबंधन बना है, अगर केवल आखिर तक ये इंटेक्ट रह गए, तो क्या कोई नीतीश कुमार का नाम लेवा बचेगा वहां पर? भाजपा की तो बाद में हो जाएगी, चलो, नीतीश कुमार की विरासत का क्या होगा? 2 दिन पहले आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, तेजस्वी के बारे में सवाल पूछवाया गया राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूछवाया ना, राहुल गांधी ने उसका जवाब नहीं दिया, साइड करके चले गए। बीजेपी ने बता दिया कि उनका सीएम का दावेदार कौन है,
नीतीश के बेटे ने तो खुद भी मांग कर ली 3 महीने पहले की। वो कोई पूछ ही नहीं रहा है, हैं? तो पूछेगा ही नहीं ना, पूछेगा ही नहीं, क्योंकि सवाल भी वही पूछवाते हैं ना। और जो सवाल वो पूछवाएंगे टीवी पे फ्लैश भी वही होगा। जो पोमेरियन है, पहले उनको सवाल दिया जाएगा, उसका जवाब चलाया जाएगा, उसको फिर मैनिपुलेट किया जाएगा, उसको जो आपके पोमेरियन एंकर्स है वो बिस्कुट खा करके जो भी उसका करेंगे वो करेंगे। तो इस नैरेटिव को आप कब तक चलाएंगे? अब हालत यह है कि 1 तारीख की जो रैली है उसको लेकर के पसीने छूटेंगे हकीकत में, और कोशिश ये भी करेंगे कि वो रैली ना हो पाए किसी भी कारण से, क्योंकि इनको पता है कि अगर वो रैली हुई तो उसका पैन बिहार जो एक असर जाने वाला है इलेक्ट्रीफाइंग, उसके बाद ना तो नीतीश का नाम लेवा बचेगा ना बीजेपी का नाम लेवा बचेगा, कुछ भी करते रहना आप। भाई आपने बिहार के 8 करोड़ लोगों के कागज मांगे ना, यही काम किया आपने बाढ़ के समय में, इस मौसम में, सारे हालात में। जब आप वोट मांगने जाओगे वो आपसे कागज नहीं मांगेंगे। अगर उन्होंने आपसे कागज मांग लिए फिर कहां जाओगे? और गाली का निमंत्रण आप दे ही रहे हो कि गाली दो, कमल खिलेगा। तो गाली मांग रहे हो तो गाली मिल भी सकती है। सवाल ये है आशीष भाई कि राहुल गांधी की स्टेज पे कोई एरा गैरा नथु खेरा कोई कर गया जहां राहुल आए भी नहीं, उसके लिए तो वो माफी मांगे राहुल गांधी। और जिसने जर्सी काओ कहा, कांग्रेस की विधवा कहा, हाइब्रिड बछड़ा कहा, मुझको कब्रिस्तान शमशान कहा, वो सारे के सारे सम्मान के शब्द, जो पार्लियामेंट के अंदर जो मुस्लिम सांसद को जो शब्द कहे गए मैं आपको यहाँ कह भी नहीं सकता। जो एक महिला सांसद को मोदी जी ने जिस तरीके से व्याख्या की, एक राक्षसी का नाम लेते, ये सारा नैरेटिव, इसका जो हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री के मुंह से ये शब्द सुने था, और अपने से बड़े पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा ख्याति प्राप्त दुनिया का अर्थशास्त्री, उसके बारे में क्या कहा मोनी बाबा, उसके बारे में क्या कहा रेनकोट पहन के नाते। सोचिए आप, अपने से उम्र में भी बड़े हैं, आपसे पहले 10 साल प्रधानमंत्री रहे। तो ये संस्कार, ये चाल चरित्र और चेहरा, और ये देश बदलने की बात, दुख इस बात का। अरे भाई आजादी के आंदोलन में आप कहीं नहीं थे आशीष भाई, कोई बात नहीं, आज तो कम से कम ये शर्म कर लेते कि सदाकत आश्रम की हिस्ट्री क्या है, इसकी विरासत क्या है, और ये हिंसा करने का अधिकार तुमने किसने दे दिया? और अगर यही चलना है तो फिर जंगल राज स्वीकार कीजिए कि जंगल राज, फिर लोकतंत्र की बात क्यों करते हैं? हिस्ट्री तो आप विचार करिए, सदाकत आश्रम की भी हिस्ट्री हो सकता है आगे एनसीईआरटी में और रिवीजन और वो उसमें चेंजेज हो, तो सदाकत आश्रम के वो इतिहास गायब हो जाए, इतिहास से सब गायब हो जाए। यही भाई धीरे धीरे यही हो रहा है ना। अभी रजिया सुल्तान गायब कर रहे हैं तो टीपू सुल्तान गायब कर रहे हैं, तो करते करते जो है चैप्टर आप विभाजन विभीषिका का चैप्टर ले आए हो जिसमें कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हो। अरे 2 नेशन थियरी जाकर पढ़ो ना इतिहास। दिक्कत तो यही है, इतिहास ये पढ़ने के बजाय इतिहास सीधा लिखना शुरू किए। बड़े से बड़ा इतिहासकार इतिहास पढ़ता है, इतिहास लेखन में दूसरी तरफ हो जाएगा चर्चा। नहीं तो मैं हेमंत भाई आपको बताऊं, जब इतिहास विषय मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ कोई है तो आपके जमाने का नहीं पता, पहले इतिहास लेखन भी एक अपने आप में एक सब्जेक्ट एक है। इतिहास लेखन, इतिहास लेखन कैसे होता है यह भी सब्जेक्ट है। और ये लोग इतिहास से लिखने लगे ना, इतिहास लेखन पढ़े ना इतिहास पढ़े, सीधा इतिहास लिखने लगे। खैर मैं आपको जरा कुछ आगे और सुनवा दूं जरा। अब ये हटा दीजिए, तो लाइव अभी चल रहा है, लाइव अलग अलग चल ही रहा है सब, यात्रा का, रोड शो का। जरा सुनवाइए, नेक्स्ट अगली बाइट लाइए। ये भारतीय जनता पार्टी का एक टूल किट है जो अब बाहर आ चुका है। पिछले 11 साल से बार बार इस टूल किट का इस्तेमाल होता है। पहले अपने एजेंट्स को हमारी सभाओं में भेजते, इस तरह की गाली गलौज करवाते हैं, गंदे भद्दे नारे दिलवाते हैं, फिर हम पर हमला बोलते हैं कि हमारे लोग थे। उसके बाद आज जो गुंडागर्दी की सदाकत आश्रम, ये इस तरह की एक रूलिंग पार्टी की ये तरीका लगता है आपको? सदाकत आश्रम में हमारे कार्यकर्ताओं के सर फोड़े गए। गलती आप खुद करो, षड्यंत्र आप रचो, बदनाम हमें करने की कोशिश करो, मुद्दा बनाओ ताकि ध्यान हटे आपकी वोट चोरी से। आप रंगे हाथों पकड़े गए हो, इसलिए आप बौखलाए हुए हो, इसलिए आप ये टूल किट लाए हो। ये टूल किट अब नहीं चलेगा, लोग आपकी बातों में अब नहीं आने वाले। हम जानते हैं कि इस टूल किट का अगला हिस्सा क्या है। मोदी जी आएंगे, आंसू बहाएंगे और कहेंगे देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। अब ये चलने वाला नहीं है। लोग आपकी साजिशों को समझ चुके हैं, लोग आपकी चोरी को पकड़ चुके हैं।
गाली पे अगर इन सबको चलना है तो सीमा पे चले, पीओके पे। वो पाकिस्तान वाले बहुत गाली देते हैं हम लोग को, सबको देते हैं भाई, पाकिस्तानी देते हैं ना, चलो वहां पे चलो ना, लाठी उठाओ। यहाँ पे राजेंद्र बाबू बापू के जो है धरोहरों पर, स्मारकों पर इनकी लाठी चलती है। खैर, अगला लाइए, सुनाइए, फटाफट सुनाइए जरा। आज पटना में कांग्रेस मुख्यालय पर सदानंद आश्रम में जो हिंसा करी है वो एनडीए के लोगों के घबराहट का परिचय है। हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष की आवाज दबाने का अगर वो मानस रखते हैं तो संभव नहीं होगा। मुझे लगता है कि चुनाव में जो जनसमर्थन मिल रहा है यात्रा को, गठबंधन को, राहुल जी के जो यात्रा में पब्लिक उमड़ कर आ रही है, उसे देखकर घबरा गए हैं और वो हिंसा का सहारा लेकर लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं। संभव नहीं होगा। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा गठबंधन दुगनी ताकत से जनता के बीच में रहकर ये चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। चलिए नेक्स्ट सुनिए, हम लोग को सुनने के साथ साथ इन लोग को भी सुनिए जो मौके पर मौजूद है। जय हिंद साथियों। डरी हुई, कायर, कमजोर भाजपा ने आज बिहार में पटना में कांग्रेस के सदाकत आश्रम, कांग्रेस के मुख्यालय पर कायराना हिंसक हमला किया है। हमारे लोगों को चोट लगी है, लेकिन इस पर राहुल गांधी जी क्या कहते हैं मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा नेता हमें क्या कह रहा है। सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकती है। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है हमें। हम सत्य और संविधान की रक्षा यूं ही करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। ये हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जो नफरत के बाजार में, संघ आरएसएस के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। लोगों के एकता, प्यार, भाईचारा, ये भाजपा बौखला चुकी है कि किस तरीके से श्री राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार के करोड़ों दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बेरोजगार युवा, आदि आबादी महिलाओं को ताकत देने का काम कर रही है। इससे बौखला कर भाजपा के कायराना हरकत की है, हमला किया। हम इन हमलों से ना डरने वाले हैं, ना रुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। ये काफिला यूं ही, ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर का दिन होगा और बिहार की राजधानी पटना होगी और वहां ये जो गूंज है, वोट चोर गद्दी चोर, ये दिल्ली की सत्ता, तानाशाह सत्ता की दीवारों को हिला कर रख देगा। आज फिर से चुनौती देते हैं कायर भाजपा आरएसएस के लोगों को, शर्म करिए थोड़ा सा। ये हिंसा आपके खून में है, लेकिन राहुल गांधी जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बापू का डीएनए है जो सत्य और अहिंसा सिखाता है। सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। नेक्स्ट जो है सुनवा दीजिए। थोड़ा रुकिए हेमंत भाई, 2-4 मिनट रुकिए, अभी आप फाइनल कमेंट बचा है, सुनवाइए। আপনার এবিপি আনন্দ রাহুল গান্ধীকে নিয়ে বেশি ইন্টারেস্ট, আমার কোনো ইন্টারেস্ট। গত 4 দিন ধরেই একই প্রশ্ন করে যাচ্ছেন, রাহুল গান্ধী। কে? হরিদাস পাল বলছে স্টোভের উপর কয়লা দিয়ে সকালবেলা চা গরম তৈরি হয়। কদিন আগে বলেছে আসামে, বলছে সকালে উঠে স্টোভের উপরে কয়লা দিয়ে তারপরে চা বানানো হয়। স্টোভের উপরে কয়লা দেওয়া হয় আমি তো কই দেখিও নি শুনিও নি। তাহলে যার এই সেন্স তাকে কাউন্ট কেন করেন? পশ্চিমবাংলায় তো অপ্রাসঙ্গিক পার্টি, পার্টি কোথাও আছে নি। चलिए, बड़ा अच्छा इनका ज्ञान है। मैं बता दूं, हिंदी में इसकी ट्रांसक्रिप्ट बता दूं आपको क्या कहा इन्होंने। एबीपी आनंदा को एक ज्ञान दे रहे थे। आपका जहां बीप थी ना, वहां पर बहुत बहुत गंदी गाली थी, जो प्योर गंदी गाली होती है ना। गालियों में भी कई कैटेगराइजेशन इंडिया में है कि ये वाली गाली चलती है, नहीं चलती, तो नहीं चलने वाली गाली थी। आपका एबीपी आनंदा राहुल गांधी को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पिछले 4 दिनों से एक ही सवाल किए जा रहे हैं, राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी एक ... अब एक के आगे वो गाली है पूरी। स्टोव में कोयला देकर चाय गर्म करते हैं, कुछ दिन पहले बोले असम में, सुबह उठकर स्टोव में कोयला देकर चाय बनाते हैं, स्टोव में कोयला देते हैं। मैंने तो देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। तो जिनका ये सेंस है उनकी बातों को अहमियत क्यों देते हैं? पश्चिम बंगाल में तो इनकी पार्टी ही अप्रासंगिक है, बिल्कुल मत दीजिए इनको अहमियत। लेकिन इनको जितना नहीं अहमियत देंगे, उससे कम से कम 500 गुना ज्यादा जो है आपको यही काम मोदी के मामले में करना पड़ेगा। उनकी अहमियत पाताल के नीचे चली जाएगी।
इनका तो स्टोव कोयला बहुत गैस बनता है, उसको स्टोव के बजाय अंगीठी बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, बहुत बनता है। लेकिन नाले की गैस से चाय बनाने वाले नरेंद्र मोदी जो नेता हैं आपके, जरा उनकी अहमियत के बारे में बताइए कि उनको कितनी अहमियत देनी चाहिए। बादलों के पीछे रडार छिपा देने वाले, रडार से बचा, विमान को बचा लेने वाले, उनकी जरा अहमियत बताइएगा। आप लोग सोचते ही नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं, कुल मिला के अपमानित नरेंद्र मोदी करते हैं। वो स्टोव का एग्जाम्पल देके नरेंद्र मोदी फंसाया। अब देखिए आरिफ साहब हैं, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल, उन्होंने कहा मर्यादा, मर्यादा होती है, शब्दों की मर्यादा होती है। संसद में जो है आप, ये झूठ भी हम लोग नहीं बोलते हैं संसद में। हम लोग अगर कोई असत्य बोल रहा है तो बोलते हैं कि आपकी बात में सत्यता नहीं है, झूठ शब्द भी असंवैधानिक, वो असंसदीय है। इतना ज्ञान दिया, 2.5 मिनट का ज्ञान है, मेरे पास पूरा वीडियो है शब्दों की। और बार बार कहे कि मैं किसी को एड्रेस नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरा राहुल गांधी और ये वोट चोर गद्दी छोड़ पे था। अब उन्होंने भी बेसिकली निशाना बनाया मोदी को ही। संसद में शूर्पणखा कौन बोला? ये संसदीय है? बताइए अगर संसदीय हो कि किसी सांसद को शूर्पणखा बोलो, संसदीय हो तो आरिफ साहब उस पर मुहर लगा दे भाई। आरिफ साहब कह देंगे हम मान लेंगे, क्योंकि राज्यपाल है, राज्यपाल के अधिकारों को नहीं चुनौती दिया जा सकता। ये तुषार मेहता कहे हैं और इंटरनेशनल एडवोकेट हरीश साल्वी कहे हैं, इन दोनों ने कहा है इस बात को। तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ने कहा है तो हम तो मानेंगे, उनके अधिकार को चुनौती नहीं दिया जा सकता। तो आरिफ साहब बता दें कि संसदीय है। ये जर्सी गाय वगैरह वाला मामला, अगर कभी चर्चा हुई हो मोदी जी से आरिफ साहब की, तो बता दें कि ये शब्दकोश में कब से काशी प्रचारणी सभा ने कब इसको शब्दकोश में शामिल किया कि ये सबसे संसदीय शब्द है कि जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, कितनी गिनती गिनवाएं। हेमंत भाई, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, ये जो चल रहा है, ये हमारे जो जिस संस्कृति की बात मोहन भागवत करते हैं कि हमारी संस्कृति पूरी दुनिया को जो है रास्ता दिखाएगी, ये रास्ता दिखा रही है ना, बहुत बढ़िया हमको लग रहा है। नहीं, इससे बेहतरीन क्या रास्ता दिखाएंगे आप? इससे ज्यादा बेहतर उम्मीद भी क्या करते हैं? जो लोग आज 100वां साल मना रहे हैं, एनजीओ जो है वो 100वां साल मना रहे हैं। केवल इसको बहुत ब्रीफ में 3 लाइन में अगर आप इसको करना हो, 47 तक, 1925 से लेकर के 1947 तक की इनकी भूमिका देखिए, 22 साल। आज ये विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। सुनिएगा, 14 अगस्त को, 15 अगस्त की पूर्व संध्या, और मुस्लिम लीग मांग रही थी पाकिस्तान, हम मांग रहे थे भारत। जो हुआ ये भाई 3 राज्यों के अंदर, हिंदू महासभा और ये लोग 3 राज्यों के अंदर इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, उनके गठबंधन सहयोगी थे उस दौर में। यानी कि जिन्ना की पार्टी के गठबंधन सहयोगी ये थे, और विभाजन विभीषिका दिन भी यही मनाते हैं। ठीक, अंग्रेजों के खिलाफ हमारे जितने आंदोलन हुए लिखित में सारे वो हैं कि हर बार इन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ हैं, किसी आंदोलन के अंदर कभी हिस्सा नहीं लिया। तो इनको बेचारों को सदाकत आश्रम का क्या पता नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री वाजपेयी भी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आडवाणी भी थे, तमाम लोग। कभी आपने इस तरह के शब्द नहीं सुने होंगे जो जर्सी गाय से लेकर के विधवा से लेकर के 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उन शब्दों को दोहराना भी अच्छा नहीं लगता हमारे कम से कम स्तर में। वो सारी चीजें सेलिब्रेट करने के लायक है। और कोई आपकी स्टेज पे आकर मैं पहले आके गाली देके भाग गया तो माफी आपको मांगनी चाहिए। इससे बड़ा आप क्या कहेंगे? हिपोक्रेसी और क्या होती है? मोदी जी कहते ना, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, लेकिन इनकी हिपोक्रेसी की सीमा नहीं होती। इनका चाल, इनका चरित्र, इनका चेहरा एग्जैक्ट 100 साल से यही है। तो इस पर देखिए मजबूरी क्या होगी आशीष भाई, देखिए बुरा मत मानिएगा, हम भी तो वही कर रहे हैं जो ये चाह रहे हैं। अगर हम सारे के सारे लोग, ये देखिए वॉमेरियंस तो बिस्कुट खा करके जो कर रहे हैं उनका काम, हमें ये क्या चाहते हैं कि हम भागवत पे बात करें, हमें ये चाहते हैं कि हम ये हिंसा पे बात करें, ये यही तो चाह रहे हैं। उससे ये करते क्या है? उससे एसआईआर के सवाल खत्म करते हैं, यात्रा को खत्म कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी सोचना पड़ेगा कि इन जाहिलों के बारे में कितनी बात करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए। हमें भी एक रेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये यही तो चाह रहे थे कि राहुल गांधी की यात्रा पे आज आप कोई शो नहीं कर पाएंगे। ठीक, वो कर दिया इन्होंने काम। कल भागवत जुटे हुए थे कि मैं तो किसी रिटायरमेंट की बात ही नहीं की। यार आपका मुंह है क्या है? सारी दुनिया ने सुनी पिघले के बारे में, हमने पूरे शो किए कि तो मैंने तो जिक्र ही नहीं किया।
तो इतनी बड़ी शर्मनिरपेक्षता कोई वैसे ही आ जाती है। आप कोशिश करके देखो ना, आपने 10 साल पहले किसी शो में कोई बात कही हो और अगर मैं वो क्लिप आपको भेज दूं, आपको कैसा लगेगा? लेकिन ये उस चीज की परवाह ही नहीं करते। केवल और केवल शर्मनिरपेक्ष हो जाना इन सारी बीमारियों का इलाज है। और शर्मनिरपेक्षता इनके कूट कूट के भरी जाती है। पिछले 100 साल से एक ही काम किया, दोगलापन, दो मुंहापन, शर्मनिरपेक्षता, सवालों के जवाब नहीं देना, सवाल पूछना नहीं, क्योंकि सवाल पूछना सिखाया नहीं जाता। सवालों के खिलाफ है, जवाबदेही के खिलाफ है, जिम्मेदारी के खिलाफ है। उसके बाद जो कुछ बचता है, उसके बाद वो स्वयंसेवक बचता है उस एनजीओ का जिसकी आप बात करते हो, जो Z+ सिक्योरिटी लेके घूमता है, जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। किस अधिकार के साथ आपने एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ को Z+ सिक्योरिटी दे रखी सीआरपीएफ के? आप जवाब दे सकते हैं? जिसका पैन कार्ड भी नहीं है, उसकी अरबों की संपत्ति कैसे इस देश के अंदर? आप एक बार बैंक में 51,000 रुपए जमा करा के देखो, पता लग जाएगा। जाती पहले पैन मांगेंगे, पैन मांगेंगे जाती। कौन से कानून के तहत चल रही है? कोई पूछने वाला नहीं। विज्ञान भवन में कार्यक्रम करते हैं 3 दिन का। अरे भाई, अगर न्यूज लॉन्चर के नाम से अपने को कोई वो करना है विज्ञान भवन में, तो सारे कागज देने पड़ेंगे पहले कि कौन है हम। आरएसएस के कागज कहां से आते होंगे? एक वो आरएसएस का एकलव्य 21 मई से मिल ही नहीं रहा। बताइए आप, देश का उपराष्ट्रपति मिल ही नहीं रहा। बोला जी घर के अंदर है, टेबल टेनिस खेल रहे हैं। अरे भाई, वो बेचारा बुजुर्ग आदमी है, उसको बाहर निकल लेने दो यार। वो बेचारी पत्नी अकेली जयपुर चली जाती है, आ जाती है वापस। तो इनके यहाँ क्या है कि उस भाई ने क्या करा था संसद में बैठ के, पटल पे बैठ के, आसन पे बैठ के, कि मैं आरएसएस का एकलव्य कहा ना। उस आरएसएस के एकलव्य को, बुजुर्ग आदमी को, स्वास्थ्य लाभ का भी संदेश मोदी को छोड़ के किसी ने दिया हो? वो भी 24 घंटे के बाद, 16-17 घंटे के बाद। पूरी आरएसएस में किसी ने एक शब्द, दमखट शब्द सुना आपने 21 मई के बाद? वो बेचारा एकलव्य बना फिर रहा। तो आप समझिए, यूज एंड थ्रो। कहां है अडवाणी जी? कहां है मुरली मनोहर जोशी? कहां है सारे लोग? है कोई? ये भी नहीं रहेंगे, याद रखिएगा, ये भी नहीं रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो आपने कहा, विरासत का क्या होगा? ये विरासत में कैसे याद किए जाएंगे? नीतीश कुमार कैसे याद किए जाएंगे? माननीय मोदी जी कैसे याद किए जाएंगे? ये गालियां तो कभी रिकॉर्ड से नहीं हटेंगी ना, जो शब्द प्रयोग किए। जर्सी गाय कभी हट सकता है क्या? हाइब्रिड बछड़ा कभी हटेगा क्या? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हटेगी क्या? सोचिएगा। प्रधानमंत्री, जो भारत का प्रधानमंत्री, जिसका एक कद होता है, दुनिया के सबसे बड़े हम लोकतंत्र, और जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए, वो शब्द आप किसी देश के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुझे सुना दीजिए। वो छोड़िए, वो तो हमसे बड़े लूज कैनन है, हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे यहाँ किसी मंत्री ने ऐसे शब्द प्रयोग किए होते? और यहाँ पर एक पूरा, यहाँ पे आशीष भाई समझना पड़ेगा, आप एक पूरा दस्ता बना दिया। दस्ते में कौन कौन है? दस्ते का मुखिया है वो आपके वाड़ा निशिकांत दुबे, कुछ ही कहलवा लो उसे। कल एक जर्नलिस्ट साथी का ITR जारी कर दिया भाई, इनकम टैक्स रिटर्न जारी। कहां से आया उसके पास? क्रिमिनल कर दिया जारी। वो कोई कंगना रनावत, वो मोदी को पता नहीं क्या बना दिया उसने, ट्रंप को पता नहीं क्या, फिर वो ट्वीट हटाती फिर नहीं। उसके बाद ये अपने, क्या नाम है आपका, जो हिमाचल प्रदेश वाला, देश के गद्दारों को ये कर दो। उसके बाद वो जिस तरह की दुनिया में बोला, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? अपने हनुमान जी थे। शिवराज चौहान कहते कि भाई राइट बंधु बाद में आए, पहले उसमें जो है अपने पास पुष्पक विमान था। फिर मोदी जी 8,500 का जहाज बोइंग का क्यों खरीदते? फिर उनको पुष्पक में ही घूमना चाहिए, फर्स्ट क्लास नॉन स्टॉप जाएगा, तेल की भी जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस भी कुछ नहीं, पुष्पक में बैठो और उतर जाओ। तो ये सारी चीजें जो ये विरासत है ना, ये वही कूप मंडूक पैदा करने वाली। क्या कह रहे थे कि मेरे घर में तो अंग्रेजी पढ़ी जाती है? वो क्या कह रहे थे अमित शाह? बोला मेरे को तो 8वीं में मेरे पिताजी ने, भागवत ने कहा ना कल, 8वीं में मेरे पिताजी ने अंग्रेजी किताब दी थी। और वो कह रहे हैं कि इस देश में जो अंग्रेजी पढ़ते हैं उनका क्या होगा? मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान ने मेडिकल साइंस की किताब हिंदी में ट्रांसलेट करा दी थी। बाद में RTI लगाई, किसी ने पूछा भाई कितने बच्चों ने पढ़ा हिंदी मीडियम? एक ने भी नहीं पढ़ा। MBBS की पूरी किताबें ट्रांसलेट करा दी, एक ने भी एडमिशन नहीं लिया हिंदी मीडियम। तो ये है इनकी विरासत। आशीष भाई, फिर एक आग्रह करूंगा, विनम्र आग्रह, आप मुझसे छोटे भाई हो, इनके ट्रैप में हम ना आए। जो काम देश का एजेंडा है, हम केवल उस पर बात करें कि भाई SIR का जवाब क्यों नहीं दिया, वोट चोरी का जवाब क्यों नहीं दिया, ये आतंकवादी क्यों पकड़ के लाए गए, ये गाली का चैप्टर क्यों खोल के लाया गया। असली सवाल वही खड़े रहेंगे। इनके डिस्ट्रैक्ट करने से कम हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर हम केवल ये प्रण ले ले कुछ साथी, तो बड़ी चीज है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं हेमंत भाई के, लेकिन एकाध सौ तो करना ही पड़ेगा, इनको घर पहुंचाना पड़ेगा।
नहीं तो हम नहीं करेंगे। सो मैं मान लिया हम नहीं करेंगे, हम हेमंत अत्री, अशोक वानखेड़े नहीं करते हैं। सो चलो कोई, इनका तो तंत्र लगा हुआ है ना, गाली गाली, प्रधानमंत्री गाली दी, प्रधानमंत्री माँ गाली दे दी, प्रधानमंत्री गाली दे दी। अरे भाई साहब, अब फिर हम कह देंगे बहुत बुरी बात लग जाएगी। हम लोग तो माँ के गर्भ से जन्मे हैं सब, और पूरे देश में गालियां देते लोग फिर रहे हैं। कोई नॉन बायोलॉजिकल है हम में से? नहीं है ना, हम लोग तो बायोलॉजिकल हैं। तो बायोलॉजिकल के को अगर कोई गाली देता है तो वो ज्यादा बुरा है? बस अब क्या कहें, कम कहना ज्यादा समझना। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे अगली चर्चा में, जो महत्वपूर्ण खबर होगी वो लेकर के। लेकिन ऐसे नैरेटिव को जड़ से उखाड़ दीजिए। इस देश के लिए जरूरी क्या है? आपका मताधिकार। इस देश के लिए जरूरी क्या है? संविधान। इस देश के लिए जरूरी क्या है? लोकतंत्र। इस देश के लिए ये गैर जरूरी चीजें कि उनके दफ्तर में घुस के तोड़ दिए, यही तो कर रहे। अरे भाई साहब, जाओ ना पीओके तोड़ दो। तो वहां तो सीज फायर कर लिए, सीज फायर कर लिए साहेब, 56 इंच। वहां नहीं भक्त झंडा डंडा उठा रहे। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।